Hello everyone, welcome to Unacademy platform. So today we will going to discuss about the MSP. ये जो MSP है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहलाता है और ये काफ़ी न्यूज़ में अभी रह रहे हैं. तो यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन बनने का, क्वेश्चन जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन में हाईली रिलेवेंट रहेगा. एज वी ऑल नो कि जो जीएस पेपर 3 है उसमें एक इकोनॉमी का पोर्शन है और इकोनॉमी के पोर्शन में अलग से मेंशन किया गया है एग्रीकल्चर के पार्ट. तो वहाँ पर एमएसपी के बारे में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि 3 फार्म लॉज हैं, उसमें इतना प्रोटेस्ट आगे बढ़ चुका है. तो वहाँ से क्वेश्चन बनना संभाविक होते हैं. तो इसी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पर दे वांट टू से कि एमएसपी जो है वो इनफ नहीं है. अब आपको पता होगा कि अशोक दलवाई कमेटी है, अशोक दलवाई कमेटी ने बोला था कि हम किस तरीके से, मतलब उन्होंने एक तरीका बताया था और मोदी जी ने उसको इम्प्लीमेंट करने की बात किया था कि हम फार्मर की जो इनकम है उसको डबल कर देंगे. अब डबल तो कर देंगे मगर उसके तरीके उन्होंने अलग अलग बताए थे और उसमें से एक तरीका एमएसपी भी था. तो एमएसपी में क्रिटिकली हमें डिस्कस करना है कि जो एक एमएसपी होता है वो स्टेबल प्राइस एनवायरनमेंट को फार्मर्स के लिए किस तरीके से बनाते हैं और वो किस तरीके से मदद करता है इनकम को डबल करने में फार्मर्स के. सो दिस ऑल थिंग वी हैव टू डिस्कस हियर और इसी को हम जो है वो अभी आगे बढ़ाएंगे और इसको पूरा डिस्कस करते रहेंगे. सो बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड करता है एजुकेशन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए. 100+ टॉप एजुकेटर्स वहाँ पर आपको मिलते हैं. मेरा नाम तारकेश्वर जैन है. मैं आपके लिए PSIR करंट अफेयर शॉर्ट वीडियो सेक्शंस एंड MCQ की सीरीज लेकर आता हूँ. अभी लगभग आपके 2 महीने से 3000 से ज़्यादा MCQs को मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करवाया हुआ है. दिस इज माई अचीवमेंट, दिस माई क्वालिफिकेशंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज माई टेलीग्राम चैनल. इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट द PDF, यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द वी कैन से कंटेंट जो भी आप लोगों के लिए अपलोड किया जाता है मेरी तरफ से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर. इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. आप लोगों के लिए वहाँ पर सब कुछ मैंशनड है. एनीथिंग रिगार्डिंग योर ऑप्शनल स्ट्रेटेजी, कोई भी चीज़, सब्सक्रिप्शन हो गया, लोन की फैसिलिटीज़ है, तो आई विल गोइंग टू हेल्प यू. अनअकैडमी ने इस साल काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया है. आप देख सकते हैं कि 761 सीट्स थी, उसमें से 141 जो लर्नर है, 142 लर्नर वो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं. 20 से ज़्यादा किताबें जो है अनअकैडमी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनका जो कॉस्ट है वो है 10,000 रुपये के करीब. जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, यानी कि आपके एथिक्स से लेके हिस्ट्री से लेके सोशल इशूज, एनवायरनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपको किताबें यहाँ पर अनअकैडमी प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पर करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलते हैं. तो आपको 10,000 रुपये का ये अनअकैडमी पूरा एक बैग बना के भेजते हैं जिसमें आपकी जीएस की तैयारी के पूरा मटेरियल वहाँ पर मिल जाता है. लोन की फैसिलिटी की बात करेंगे तो लोन की जो फैसिलिटीज़ होती हैं तो यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लोन मिलता है. इस लिंक पर आप जाएंगे तो आपको लोन की फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं. वहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेटर का कोड पूछेंगे तो TJ लाइव इज माई कोड. एजुकेटर का नाम पूछते हैं तो वहाँ पर तारकेश्वर जैन PSIR आपको यहाँ पर नाम मेंशन करना रहेगा. तो ये आपका शुरू हो जाएगा. तो ये क्या रहा आपके, आप लोग यहाँ पर कॉल रिसीव करेंगे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप देखें तो आपका लोन जो है वो एक्सेस हो जाता है तुरंत. कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं होती है. प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं. प्लस प्लान मतलब हर दिन आपकी लाइव क्लास होना, हर हफ्ते आपके टेस्ट होना. उन क्लासेस को आप कितनी बार भी देख सकते हैं और पूरा स्ट्रक्चर कोर्स आपको यहाँ पर तैयार किया जाता है. आइकॉनिक में आपको गाइडेंस मिलते हैं, टेस्ट के एनालिसिस मिलते हैं, एक्सपर्ट की गाइडलाइन के अंदर आपको पूरी तैयारी आइकॉनिक प्लान में किया जाता है. इसलिए आइकॉनिक की जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू प्लस प्लान. प्लस और आइकॉनिक में आपने डिफरेंस देख ही लिया है. तो प्लस प्लान की बात करेंगे तो 44,550 रुपये का ये प्लान है. TJ लाइव कोड आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो 74,500 का प्लान है वो आपको 65 का पड़ता है. ऑप्शनल की जो फीस है वो 1 साल की 27,500 है. वही फीस आपको 10% डिस्काउंट मिलती है 24,750 रुपये में. फ्री टेस्ट सीरीज भी होती है अनअकैडमी की जो सितंबर से शुरू हुई है, जिसका नाम है अनअकैडमी चुनौती 2.0. इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको कोड अप्लाई करना है. वो कोड है आपका TJ लाइव. तो इस तरीके से कई सारी फैसिलिटीज जो है वो आपके लिए अनअकैडमी आपके सभी कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करता है. अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो MSP होता क्या है, तो देखिए MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. जब भी कोई, चाहे राबी क्रॉप हो या फिर खरीफ क्रॉप हो, तो कोई भी क्रॉप जब उगाए जाते हैं या फिर कल्टीवेट करते हैं तो उसके पहले सरकार एक दाम तय करती है और उस दाम के तय करने के टाइम पे सरकार फिर ये देखती है कि प्रोडक्शन कैसा हुआ. लेट्स से राइस का प्रोडक्शन अगर कम होता है या ज़्यादा होता है तो उसमें एक दाम तय किया जाता है, मतलब एक प्राइस आपका उसमें तय हो गया, फिक्स हो गया. अब उस प्राइस से आपको ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि उससे आप ज़्यादा बेच सकते हैं मगर उस प्राइस से कम आप नहीं बेच सकते हैं राइस के लिए. सेम अप्लाइज टू व्हाट, सेम अप्लाइज टू व्हीट, सेम अप्लाइज टू कॉटन, जूट, कई सारे चीज़ों के यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाता है MSP.
मगर एमएसपी में कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स के लिए, और क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे है वो हमने यहाँ पर देख लिया है। तो देखो कहानी ये है कि 2014 से जब से मोदी जी आए तो थोड़ी सी किस्मत खराब रही उनकी। खराब क्या था कि 2015-16 से और 14-15 में दो कंसिक्यूटिव ड्रॉट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और वो ड्रॉट जो आए थे उसमें गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट बनाया कि भाई 2022-2023 तक हमारे लिए किसानों की, फार्मर की इनकम को डबल करना है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम रखा गया अशोक दलवाई कमेटी, और अशोक दलवाई कमेटी का एक सेटअप करने का इनकम क्या था, डबल करना है। और इनकम को डबल कितने सालों में करना था, तो 7 साल में करना था। और इन्होंने बेस प्राइस मतलब बेस ईयर क्या रखा, तो वो 2015-16 इन्होंने बेस ईयर रखा। अब बेस ईयर 2015-16 है, 2022-23 का टारगेट है, और आज हो चुकी है 2021 जो भी खत्म होने वाला है। मतलब कि अगले साल तक इनको ये करके दिखाना रहेगा। अब उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ग्रोथ रेट, इन्होंने ये अनुमान लगाया कि भाई ग्रोथ रेट जो है हमारे वी कैन से एग्रीकल्चर का, वो ग्रोथ रेट होना चाहिए 10.5% हर साल, तब जाके 7 साल में हम कवर कर पाएंगे फार्मर्स की डबल करने की इनकम। 2015-16 में नाबार्ड ने क्या करा, एक सर्वे किया जिसमें ये देखा कि 2016-17 में एवरी मंथली इनकम, मतलब हर महीने की जो किसान की इनकम है वो क्या थी, 8931, मतलब 8,931 रुपए एक किसान को हर महीने मिलते थे 2015-16 में, और ये नाबार्ड ने सर्वे किया। अब सिचुएशन असेसमेंट सर्वे भी हुआ। ये सर्वे किसने किया, तो ये सर्वे एनएसओ ने किया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस सर्वे को किया। और इसमें एग्रीकल्चर के जो हाउस होल्ड है उसमें 2018-19 की एवरेज एग्रीकल्चर की इनकम को यहां पर निकाला। उसमें क्या पाया गया, उसमें पाया गया 10,000 रुपए करीब हर महीने एक किसान को मिलता है 2018-19 में। मतलब बढ़ोतरी तो हुई, मगर क्या ये बढ़ोतरी 8,000 से 16,000 कर देगी, क्योंकि डबल का मतलब तो यही होता है ना कि 8,931, मतलब कि लगभग मान के चलिए कि 18,000 रुपए हर महीने किसान की इनकम होगी 2022-23 में, ये कमिट किया गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एवेल्युएट करेंगे एमएसपी। एमएसपी एक पॉलिसी ऑप्शन जो अचीव करता है टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो इस तरीके से आपके लिए एमएसपी को रखना है। अगर आपसे कोई भी एमएसपी का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बेस रखना पड़ेगा ना। तो बेस क्या रखोगे कि भाई 2015-16 में नाबार्ड ने सर्वे किया, उसमें देखा कि 8,500 रुपए 9,000 रुपए महीने की तनख्वाह है 2016-17 में। फिर एक एनएसओ ने सर्वे किया जिसमें बोला 10,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है 18-19 में, और जो अपना पहले ग्रोथ रेट नापा गया था तो 10.5% अशोक दलवाई ने कहा था कि इतना ग्रोथ रेट होना चाहिए। एमएसपी में एम क्या होता है, तो एमएसपी का मकसद क्या है, रेम्यूनरेटिव प्राइस, रिलेटिवली स्टेबल प्राइस एनवायरनमेंट में प्रोवाइड किया जाए किसानों को। उसमें हम इंड्यूस करेंगे प्रोडक्शन को बढ़ाने का और ऑगमेंट करेंगे फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी। ये पहला मकसद है एमएसपी का, थोड़ा सा बेस देख लेना। दूसरा इसका मकसद क्या है कि इकोनॉमिक एक्सेस हो जाए फूड का, मतलब कि किसान को भी सही दाम मिले और खाने वाले को भी सही दाम मिले, ये भी एमएसपी का ही मकसद है। एंड इसमें ये प्रोडक्शन पैटर्न को इवॉल्व करना चाहते थे जिसमें हम ओवरऑल नीड्स ऑफ द इकोनॉमी को पूरा कर पाएंगे। तो ये 3 मकसद थे अपने एमएसपी के। क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो पहला इसमें मेजर क्रिटिसिज्म है कि एमएसपी जो है वो अलाइड सेक्टर में काम नहीं करता, यानी कि फिशरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो देखो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उनमें फिश जो होता है, फिश का प्रोडक्शन, तो फिश के प्रोडक्शन में जितने भी जानवर होते हैं उनका, मतलब फिश रियरिंग जो होती है या फिर फिशरी सेक्टर बोलेंगे, उसमें एमएसपी काउंट नहीं होता। मतलब कि इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट कि कोई भी एमएसपी जो है प्रोडक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री या फिर फिशरी, कोई भी उनकी खरीदी नहीं करता है, कौन, गवर्नमेंट। तो ये एक डिमांड ड्राइवर है, मतलब जितनी आ गई डिमांड उस हिसाब से मछलियां बिक जाएंगी और जितनी नहीं है उस हिसाब से मछलियां नहीं बिकेंगी। मतलब डिमांड के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है मछली वीकेंड से पालन का या फिर फिशरी सेक्टर का या फिर एनिमल हस्बेंड्री की भी इसमें हम बात करेंगे। एंड इसका एक और नुकसान क्या है कि ये एपीएफसी मंडी जो होती है ना, एपीएमसी मंडी, उनसे भी ये बाहर रहता है। तो अलाइड सेक्टर एमएसपी से बाहर है, ये आपको याद रखना है। दूसरा एक इशू है जो एमएसपी में, वो क्या है कि एडुकेट स्टोरेज हमारे देश में नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या 135 करोड़ वीकेंड से जनता जो है भारत में रहती है, एंड ये जो है फार्मर की वीकेंड से उस पर डिपेंड करते हैं, डिमांड सप्लाई पे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि फार्मर की इनकम कंटिन्यूअसली रेज हो रही है एमएसपी ऑफ ग्रेन एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, मगर फैक्ट क्या है कि जो ग्रेन स्टॉक किया जाता है सरकार के द्वारा वो ओवरफ्लो हो चुका है। मतलब कि अब इतनी ज़रूरत है ही नहीं सरकार को, और जब सरकार को ज़रूरत नहीं है तो मोर देन डबल द बफरिंग स्टॉक नॉर्म्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तीसरा इसमें इशू क्या है कि एमएसपी इन फेवर ऑफ पैडी एंड व्हीट भी हमें देखने को मिलता है। मतलब कि पैडी और व्हीट में भी एमएसपी फेवर में होना चाहिए। स्क्यूड एमएसपी डोमिनेटेड सिस्टम ऑफ राइस एंड व्हीट लीड टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ दिस फ्रॉग। क्या हुआ
कि जब एमएसपी आया था मार्केट में तो राइस और व्हीट उसमें एमएसपी ज़्यादा मिल गया, और जब राइस और एमएसपी ज़्यादा मिल गया व्हीट में तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने गेहूं और चावल को उगाना शुरू कर दिया। अब जब आपने गेहूं चावल को उगाना शुरू कर दिया तो दूसरे क्रॉप क्या हो गए, डिस्करेज हो गए। आपको पता है कि राइस के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए। तो हरियाणा पंजाब ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद चावल को उगाना तो शुरू किया था, उसके बाद एमएसपी भी उनको मिल गया अच्छा खासा, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। मगर दूसरे क्रॉप्स जो हैं वो हमारे देश में कम उगाने लगे, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जो हो गए यानी कि जो फल सब्जी है वो कम हो गया, और दूसरे क्रॉप्स जो हैं वो हमारे इनकम कम करने लगे, फार्मर की इनकम को उन्होंने कम किया। तो तीसरा इशू ये हो गया। चौथा इशू क्या है, इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल। इकोनॉमिक कॉस्ट जो है प्रोक्योर करने का यानी कि खरीदने का राइस का वो है 37 रुपये, एंड व्हीट को खरीदने का प्राइस कितना रखा गया, 27 रुपये। मगर मार्केट प्राइस जो है राइस और व्हीट का वो इससे कई कम है, मतलब कि इकोनॉमिक कॉस्ट से कई कम हो जाता है वी कैन से राइस और व्हीट का प्राइस। और ये किसने बताया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को बताया है। तो ड्यू टू दिस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हर साल का इकोनॉमिक बर्डन कितना होता है, 3 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक बर्डन वो लोग छू लेते हैं। और ये जो अमाउंट है वो यूनियन गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ता है, एंड सब्सिक्वेंटली इसमें फंड डाइवर्स होते हैं, और फंड जो है सही जगह पे लगाना है मगर वो सही जगह पे लगा नहीं पाते हैं क्योंकि इनको भरपाई करनी होती है राइस और व्हीट के जो डिफरेंसेस हैं उसके लिए। तो इकोनॉमिकली एमएसपी जो है वो अनसस्टेनेबल बनता है। तो हमने 4 पॉइंट पढ़े, पहले रिवाइज कर लो। 4 पॉइंट कौन कौन से पढ़े हैं हमने, कि अलाइड सेक्टर इस एमएसपी में नहीं आता है, इनएडिक्वेट और स्टोरेज हमारे यहाँ पर है, पैडी और व्हीट का जो एमएसपी है वो बढ़ गया तो सब लोग वही कल्टीवेट करने लगे हैं तो दूसरे क्रॉप्स का नेग्लिजेंस हो गया है। और चौथा है यहाँ पर इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल, क्योंकि हर साल 3 लाख करोड़ रुपए जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भरपाई करनी पड़ती है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को। पांचवा यहाँ पर इशू आता है वो है मार्केट ड्राइवन सिस्टम इन द नॉन फार्म सेक्टर। मतलब क्या हुआ कि नॉन फार्म सेक्टर में मार्केट ड्राइवन सिस्टम रहता है, जैसे कि नॉन फार्म सेक्टर हो गया, जैसे कि मिल्क, दूध हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, इनमें एमएसपी तो है नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि अलाइड सेक्टर में एमएसपी नहीं है, और जितनी भी इनकी प्राइसिंग होती है जो कंपनी करते हैं वो मिल्क फेडरेशन के साथ मिलकर करते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर नहीं करते। आपको पता है ना अमूल, तो अमूल जो है आनंद में बनता है, गुजरात का एक शहर है आनंद, वहाँ पर अमूल की फैक्ट्री लगी हुई है। तो मिल्क और पोल्ट्री के जो एमएसपी तो था नहीं या फिर अभी भी नहीं है, तो उसकी मिल्क फेडरेशन उसका प्राइस तय करता है। तो आप लोग देखते होगा ना कि मदर डेयरी का 1 रुपये लीटर बढ़ गया, 2 रुपये लीटर बढ़ गया, अमूल के प्राइस बढ़ गए, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहता। उसमें जो भी ये लोग दाम को कम करते हैं, बढ़ाते हैं, वो मिल्क फेडरेशन मिलकर करती है, क्योंकि इसमें एमएसपी नहीं है। इस कारण से जो मिल्क के फार्मर्स हैं उनको सही प्राइस नहीं मिलता है मंडी सिस्टम में, और उनको हाई कमीशन पे करना पड़ता है, मार्केट फी पे करना पड़ता है, और सेस भी पे करना पड़ता है। इस कारण से जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, कोऑपरेटिव्स कंपीट विद मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनी, जैसे कि नेस्ले हो गया, हटसन हो गए, फिर उनको ज़्यादा फायदा मिल जाता है। मतलब अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है, प्राइस बढ़ने या कम करने से किसानों का। सो प्राइवेट कंपनी ऑल्सो इन्वेस्ट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने लगती हैं, एंड इनके कंबाइंड इफेक्ट के कारण मिल्क सेक्टर जो है अभी हमारे यहाँ पर 2 to 3 टाइम्स हायर है राइस, व्हीट एंड शुगर के। तो देखो एक चीज़ यहाँ से साफ होती है कि जहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम है वहाँ पर आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलता है, मतलब किसानों को ज़्यादा फायदा होता है। मतलब मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि नॉन फार्म सेक्टर यानी दूध, पोल्ट्री जैसे जो सेक्टर होते हैं उसमें एमएसपी नहीं है तो सरकार उसमें प्राइस तय नहीं करता है, मिल्क फेडरेशन उसका प्राइस तय करता है। मिल्क फेडरेशन के प्राइस तय करने में कंपनी को ज़्यादा फायदा है, मगर किसानों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा हो जाता है। फिर है रेस्ट्रिक्शंस इन एक्सपोर्ट, मतलब कि जो हम बाहर सामान बेचते हैं उसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि हर साल जो है बहुत बड़े पैमाने पे ह्यूज पोर्शन ऑफ दिस ग्रेन गॉट्स रॉटन, मतलब कि खराब हो जाते हैं। खराब क्यों होते हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के कारण। डब्ल्यूटीओ के जो नॉर्म्स है उसमें बोलते हैं कि ज़्यादा सब्सिडी आप दोगे तो फिर वो एम्बेड सब्सिडी, आपने सुना होगा ना, ग्रीन सब्सिडी, ब्लू सब्सिडी, एम्बेड सब्सिडी, इस तरीके की सब्सिडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो रेस्ट्रिक्शन इन एक्सपोर्ट के कारण माल जो है वो खराब होने लगा। फिर लूप होल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी स्कीम। लूप होल क्या है, तो इसमें एक और कमेटी का नाम आप याद रखेंगे, वो है शांता कुमार कमेटी। शांता कुमार कमेटी को बनाया गया जिसमें हमने सजेस्ट किया है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2015 में। इनकी रिपोर्ट में हमने स्टेट किया था कि 6% ऑफ द एमएसपी कुड बी रिसीव्ड बाय द फार्मर्स which directly means that 94% of the farmer in the country deprived from the benefit of MSP। तो लूप होल क्या आ गया आपके एमएसपी स्कीम में, शांता कुमार कमेटी ने ये बोला कि रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा हमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, 2015 में बोला था। और ये क्या बोला कि 6% ऑफ द एमएसपी
ये केवल फार्मर्स को फायदा पहुंचाती है, बाकी जितने भी फार्मर हैं 94% के, उनको एमएसपी का फायदा नहीं मिलता। अब यार इसमें कुछ वे फॉरवर्ड भी होंगे। वे फॉरवर्ड क्या है? तो सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड है कि इन्वेस्ट करना है हमें एग्री अलाइड सेक्टर में। अकेले एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, अलाइड सेक्टर में अकेले इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, हमें इसमें कंबाइन करके इन्वेस्ट करवाना पड़ेगा, तभी जाके इसका कुछ काम हो पाएगा। जैसे कि फिशरी सेक्टर, फ्रूट सेक्टर, वेजिटेबल सेक्टर, इवन वी कैन से कि गार्डनिंग सेक्टर। यानी गार्डनिंग सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो अपने फूल माला जो होती है उन सबको आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन द इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर टू बिल्ड एफिशिएंट वैल्यू चेन, जैसे कि क्लस्टर अप्रोच के बेसिस पे। फिर हमें स्ट्रेंथन करना है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें स्ट्रेंथन करना है तो वो कैसे करेंगे? इससे हमारा बार्गेनिंग पावर जो है फार्मर का बढ़ जाएगा एक तरफ, और सूटेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट दूसरी तरफ अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ आपके वे फॉरवर्ड रहेंगे। फिर अवेयरनेस भी हमें फार्मर्स के लिए बढ़ाना है। फार्म लॉ के आने के बाद जब से विरोध हो रहा है तो काफ़ी सारे अवेयरनेस सामने निकल कर आ रहे हैं। टाइमली पेमेंट करना है फार्मर का, ये भी बहुत बड़ा इशू है कि भाई शुगर केन, गन्ने के जो खेत होते हैं, गन्ने के खेत से किसान ने गन्ना काटा और उसको नियर बाय मिल में लेकर गया। अब मिल में जाकर उसकी जैगरी यानी कि गुड़ बनाना होता है, तो उस टाइम का जो जितना नया गन्ना होगा उतना अच्छा, या फिर उतना अच्छा उसको रस मिलेगा ना उस गन्ने का, और उतना अच्छा जैगरी का प्रोडक्शन होगा। अब गन्ना जितना पुराना होगा तो उतने क्या है उसका जो रस यानी कि जूस जो होता है वो कम हो जाएगा, यानी कि कंटेंट वो होगा कम। तो इस चीज़ को क्यों होता है ये काम? क्योंकि यहाँ पर किसान ने तो अपना काम कर दिया मगर उठाते टाइम वो लेट हो गए क्योंकि पेमेंट नहीं हो पाया। तो टाइमली पेमेंट फॉर द फार्मर्स बहुत ज़रूरी होता है। फिर इंश्योरिंग इरिगेशन भी है भाई। इरिगेशन तो हमारे देश में सबसे बड़ा क्या है अभी इशू चल रहा है, क्योंकि वॉलेटाइल मानसून है, या तो बाढ़ आ रही है या फिर सूखा पड़ रहा है। क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। और इसमें बेस्ट एग्जांपल तो अपना पंजाब है कि पंजाब में 99% इरिगेशन कवर होता है। 99% जमीन जो है वो इरिगेट होती है, जिसके कारण क्या है कि मोस्ट स्टेबल इनकम तो मिलती है, मगर महाराष्ट्र में केवल 19% एरिया है जो इरिगेशन में कवर होता है। और इसी डिफरेंस के कारण महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में सूखा पड़ेगा, इंतजाम नहीं होगा, और पंजाब के जो किसान है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ जाएंगे। आपने अभी देखा होगा कि पंजाब हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं, महाराष्ट्र के और वीकेंड से बिहार के किसान विरोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि उससे उनको फायदा है और उससे उनको नुकसान है। ये सबसे बड़ा अभी इशू चल रहा है। कंक्लूजन क्या निकालेंगे हमारे यूपीएससी के पेपर में लिखने का कि एग्रीकल्चर एक बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, इसलिए मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो है वो क्या है? ऑगमेंट करना, यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, हाई वैल्यूएबल क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना है, शिफ्ट करना है पीपल को एग्रीकल्चर से हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर में। ये हमारा क्या है अपना एक मकसद होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई देखो, एक क्या है कि जब ब्रिटिश आए थे हमारे देश में तो ब्रिटिशर्स के आने से एक प्रॉब्लम हो गया था। क्या हो गया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरू तो हो गया था, उसमें इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लॉस हो गई थी, है ना? क्यों? क्योंकि सब चीज़ मशीनों से बनने लगी तो सब लोग मशीनें खरीदने लगे। तो इस तरीके से ऐसा ना हो कि एग्रीकल्चर भी एक दिन क्या होगा लॉस हो जाए और लोगों के लिए मशीन सेक्टर पे पूरी तरीके से निर्भर करना पड़े। अगर ऐसा हो गया तो हमारे देश में वापस से क्या है वीकेंड से भूखमरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये आज का हमारा पूरा एक टॉपिक रहता है। इस टॉपिक को आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। 6 अक्टूबर से अनअकैडमी में नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, 18 अक्टूबर से नए मेंस के बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, 29 सितंबर में आपके नए करंट अफेयर बैचेस आपके लिए शुरू किए गए हैं, जहां पर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, पीआईबी जैसे आपके टॉपिक यहां पर लेकर आते हैं। टीजे लाइव इज माई कोड, यहाँ पर आप 10% डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। तारकेश्वर जैन PSIR इज माई टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर PDF भी मिल जाएगा। इसका PDF के साथ साथ सारे के सारे अपडेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अभी इसी तरीके के टॉपिक आपको मैं लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।